हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो इन साइकोलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज को पढ़ना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान भी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ 12 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। What hurts the most? हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और आप ऑनेस्टली आंसर करना। सबसे ज्यादा क्या हर्ट करता है? जब हम पेन की बात करते हैं तो सबके दिमाग में सबसे पहले फिजिकल पेन आता है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पेन दो टाइप्स के होते हैं। फिजिकल पेन जब कोई इंजरी होती है और सोशल पेन जब कोई रिफ्लेक्शन, अकेलापन और रिजेक्शन मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कोई रिजेक्शन फेस करता है तब उसको फिजिकल पेन के बराबर ही दर्द होता है, क्योंकि रिजेक्शन मिलने पर ब्रेन वही पार्ट एक्टिवेट करता है जो किसी इंजरी पर होता है। ब्रेकअप इज इक्वल टू रिजेक्शन इज इक्वल टू पेन। रिजेक्शन मिलने पर बस मूव ऑन कह देना आसान है, पर असल में वो आपके ब्रेन के लिए एक इमरजेंसी सिग्नल होता है और इसीलिए आपका रिएक्शन इतना इंटेंस होता है। आफ्टर ऑल आपका ब्रेन कनेक्ट होने के लिए बनाया गया है, ना कि इग्नोर होने के लिए बनाया गया है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्या कभी आपको ऐसा अपने अंदर से फील हुआ है कि जिस चीज को आप डिफेंड कर रहे हो वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए लड़ रहे हो, उस पर अटके हुए हो? वेल, ये एक मेंटल ट्रैप है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब आपके दिमाग में दो अलग बिलीफ्स आ जाते हैं। जैसे आप किसी लीडर, पार्टनर, आइडियोलॉजी के लॉयल हो, लेकिन आपको सामने से क्लियर प्रूफ दिखे कि वो गलत है। इस तरह की सिचुएशन में आपका लॉजिक कहता है यहाँ से निकल जाओ, पर दिमाग कहता है नहीं यार, मैं कैसे मानूं कि मैंने अपना इतना टाइम और एनर्जी इस पर वेस्ट किया है। जैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ शुरुआत में तो छोटी मैनिपुलेशंस होती है, फिर भी आप खुद पर डाउट करते हो, मेरी ही गलती होगी। कॉग्निटिव डिसोनेंस आपके थॉट्स का लॉकडाउन है। जितना ज्यादा आप खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, आप उतना ही डीपली ट्रैप में चले जाते हो। इसीलिए अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहो। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब आप लूडो खेलते हो तब 6 आने के लिए आप डाइस को बहुत जोर से रोल करते हो, वहीं जब आपको सिर्फ 1 लाना होता है तो आप डाइस को बहुत स्लोली रोल करते हो। आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपको यकीन होता है कि इस तरह से आप जैसा नंबर चाहते हो वही आएगा, जबकि ये सच नहीं है और इसी को इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल बायस है जहाँ आप सोच लेते हो कि आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, जबकि असल में वो पूरे चांस या प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट होती है। हम अपनी डेली लाइफ में बड़ी से बड़ी और कॉमन सी चीजों पर भी इसे अप्लाई करते रहते हैं। जैसे कार्ड्स खेलते वक्त जो प्लेयर कार्ड चूज करता है उसे यकीन होता है कि वही जीतेगा। किसी लॉटरी की टिकट जब आप खुद अपनी चॉइस से खरीदते हो तब आप जीतने को लेकर पूरे सेटिस्फाइड होते हो। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जबकि आउटकम हमेशा प्रोबेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। एंकरिंग बायस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 2000 रुपए की वॉच साथ में रखी हुई 10,000 की वॉच के साथ महंगी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि असल में इसे साइकोलॉजी में एंकरिंग फैक्ट कहते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे बड़े बड़े ब्रांड और कंपनीज यूज करती हैं आपके खिलाफ। क्योंकि इससे आपका दिमाग पहले नंबर को एंकर बना लेता है और उसके बाद जितनी भी चीजें आती है सब उस एंकर से कंपेयर होती रहती है। चाहे सैलरी नेगोशिएशन हो, शॉपिंग हो या रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स, जो पहला नंबर या आइडिया आपने सुना वही आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। अफेक्टिव प्राइमेसी हाइपोथेसिस। रॉबर्ट ज़ायोंक्स। एक मिनट जरा सोच कर बताओ, किसी भी चीज को लेकर इनमें से पहले क्या आता है? पहले थॉट आता है या इमोशन? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। और अब जरा 2 सेकंड के लिए हमारी बात गौर से सुनो और विजुअलाइज करो। क्या कभी आप किसी जगह या रूम में गए हो और आपको अचानक से अजीब सा महसूस होने लगता है जिसकी कोई वजह ही नहीं होती है, और कभी कभी अचानक से तेज आवाज होती है और आप डर जाते हो, जबकि वो तो बस एक किताब गिरने की आवाज होती है। इन दोनों ही केसेस में हम फील पहले कर लेते हैं और सोचते बाद में, और इसी को अफेक्टिव प्राइमेसी हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट 1980 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ज़ायोंक्स ने डिस्कवर किया था। मतलब दिमाग किसी भी चीज को एनालाइज करे उससे पहले आपके इमोशंस रिएक्ट कर चुके होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस ऑटोमेटिक, अनकॉन्शियस और सुपर फास्ट होते हैं, और हम ह्यूमंस तो इमोशंस की पूरी दुकान होते हैं। मिरर न्यूरॉन। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आपके पास कोई यॉर्निंग करता है यानी उबासी लेता है तो आप भी ऑटोमेटिकली यॉर्निंग करने लगते हो? किसी को हंसते हुए देखकर आपके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, तो किसी को रोते हुए देखकर आप भी इमोशनल हो जाते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, बल्कि ये मिरर न्यूरॉन की वजह से होता है। आपका दिमाग सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता है, वो आपके सामने जो हो रहा है उससे फील भी करता है, और बिना सोचे बिना परमिशन के मिरर या कॉपी भी करता है। बिल्कुल जिस तरह से पेट्स कभी कभी अपने ओनर को इमिटेट करने लगते हैं। द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब हम आपको एक साइकोलॉजिकल ग्लिच के बारे में बताना चाहते हैं जो सभी लोग बिना उसे रियलाइज किए हुए करते हैं, जिसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर को तो उनकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं, लेकिन अपने एक्शंस को सिचुएशन के ऊपर डाल देते हैं। जैसे रोड पर ड्राइविंग करते वक्त जब कोई दूसरा ड्राइवर आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है तो आप कहते हो क्या बदतमीज इंसान है, जबकि आप कभी किसी और को भी अनजाने में ओवरटेक करते हो तो आप कह देते हो क्या करूं यार, मैं लेट हो रहा हूं। और आप पार्क में देखते हो कि एक अंकल एक लड़की को पूरी तरह से डांट रहे हैं, जिसको देखकर आप कहते हो कि क्या अजीब आदमी है, पार्क में बच्चे खेलेंगे नहीं क्या? लेकिन जब अगले दिन वो बच्चे आपके व्हाइट कपड़ों पर बॉल मार देते हैं तो आप उन्हीं बच्चों को पूरी तरह से डांटते हो। मतलब दूसरे लोग गलत हैं क्योंकि वो बुरे हैं और आप गलत हो क्योंकि आप मजबूर हो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब किसी और के साथ कुछ बुरा होता है तो 65% केसेस में लोग उनकी पर्सनैलिटी को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब वही लोग खुद कुछ बुरा करते हैं तो सिर्फ 44% केसेस में खुद को ब्लेम करते हैं, बाकी सब सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। हम दुनिया को सिर्फ सरफेस
कॉन्फिडेंस लेवल पर जज करते हैं, ये बंदा ऐसा ही है, और खुद को कॉन्टेक्स्ट के साथ जज करते हैं, मैं तो अच्छा हूँ बस टाइम खराब है। यही फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का